ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ओवरसीज एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे क्लास 11, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। आपका टीआर जिन में माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर में है, जो बेसिक क्वेश्चन है, जिस पे पूरा चैप्टर भी आपका बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमी? कि इकोनॉमी का मतलब क्या है। यू हैव टू बी नो, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी का मतलब क्या है। जब तक आप इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी का मतलब नहीं समझेंगे, आपको बेसिक इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा, और ओवरऑल पूरी माइक्रो और मैक्रो पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं है अगर आपको इकोनॉमी नहीं आता। इकोनॉमी का सिंपल मतलब है, इट इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिवलीहुड फॉर लिविंग। फिर से बोलता हूँ, इट इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिवलीहुड फॉर लिविंग। जीने के लिए जो भी बेसिक नीड्स की जरूरत होती है, जीने के लिए जो भी बेसिक नीड्स की जरूरत होती है, जो हमें चाहिए, उसी को मैं इकोनॉमी बोलता हूँ। और ये आपकी जो इकोनॉमी है, ये तीन ब्रॉडर पार्ट में डिवाइडेड है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। तीन। पहला है कंट्रोल्ड एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेकंड है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मतलब है कि जो भी हमें जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, जो भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उसके उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। और उस इकोनॉमिक का तीन बेसिक ब्रॉड डिवीजन है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से: कंट्रोल्ड एंड सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम तीनों को इंडिविजुअल समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट भी है समझना। पहले ही मैंने बोला मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी इन विच इकोनॉमी एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। फिर से रिपीट करता हूं मैं, मार्केट इकोनॉमी आपकी वो फ्री इकोनॉमी है जिसका सारी एक्टिविटी कंट्रोल कौन करता है? मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड। कौन? मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड। जिसका एक एग्जांपल है, ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो ये इसको यूज करती है? आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं यूएसए एंड यूके। आपकी यूएसए एंड यूके एक ऐसी कंट्री है जो मार्केट फोर्स का मार्केट फोर्स या मार्केट इकोनॉमी, जो भी बोले, मार्केट इकोनॉमी का यूज करती है। द सेकंड वर्ड इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। Centrally planned economy is the one in which economic activities are controlled by the some central authority or the government. मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके हाथ में पूरी पावर है, या कोई गवर्नमेंट, वो इसको कंट्रोल करेगी, उसके हिसाब से इकोनॉमी में सारे काम होंगे। उसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आप इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो खुद ही अपनी कंट्रीज चलाती है, ये अपने हिसाब से इकोनॉमी को रन करती है। इसमें कोई भी फ्रीली कोई नहीं होता, गवर्नमेंट जो होगी वो उस चीज को रन करेगी, अदरवाइज कोई ऐसा इंसान जिसके हाथ में सारी अथॉरिटी है वो करेगा। एंड द थर्ड वन, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज द वन which economic activity is governed by the market force but are regulated by the government. Most modern economy are mixed economy. Mixed economy कहने का मतलब ये है कि वो इकोनॉमी जिसकी एक्टिविटी जो होती है वो मार्केट फोर्स पे डिपेंड करती है। मतलब डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्स के हिसाब से है, जो भी डिमांड होगी, जो भी सप्लाई होगी, बट उसको जो रेगुलेट करेगा वो गवर्नमेंट करेगी। मतलब यहाँ पे किसी एक का पावर नहीं है। जैसे कि आपने मार्केट इकोनॉमी पढ़ा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ा, उसमें दोनों में अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी से मार्केट फोर्स एंड डिमांड एंड सप्लाई देखता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कोई सेंट्रल अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट। बट मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी होगा, साथ साथ फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई भी होगी जो मार्केट फोर्स पे चल रही है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है जो हम सब जानते हैं, इंडिया। हमारी इंडिया में प्रॉपरली मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमी का मतलब क्या है, और हमारी इकोनॉमी तीन हिस्सों में डिवाइड है। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी आपकी किन तीन हिस्सों में डिवाइडेड है वर्ल्ड के हिसाब से? दो तीनों का नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है बहुत, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यू हैव टू बी नो द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। क्यों मैक्रो? क्यों? क्योंकि हमें तो अभी सिर्फ 11th में माइक्रो पढ़ना है। मैक्रो इसलिए बिकॉज आपको 12th में आके पढ़ना ही है, और अगर आपको दोनों का बेसिक पता होगा तो आपके लिए इजी रहेगा आगे जाके अंडरस्टैंड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमी मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैक्रो, इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल चीजों के बारे में बात की जाती है, एंड द मैक्रो में एग्रीगेट के बारे में बात की जाती है। सेकेंड पॉइंट,
माइक्रो इकोनॉमी इज कंसर्न ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप आगे सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हर कहीं ना कहीं अगर इन्वॉल्व हो रही है, घूम फिर रही है आसपास, तो वो प्राइस के है। तो इसलिए हम इसको थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं, किसको? माइक्रो को। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इज कंसर्न विद एग्रीगेट आउटपुट। मैंने बोला एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस। आपका मैक्रो एग्रीगेट आउटपुट पे डिपेंड करता है, जनरल प्राइस पे डिपेंड करता है। अब इसी के बारे में पूरे मैक्रो में पढ़ेंगे। इकोनॉमी एज अ होल, मैंने बोला, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि माइक्रो में मैंने बोला कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट, देयरफॉर नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस। बट वहीं पे अगर मैं बात करूंगा मैक्रो की, तो मैक्रो इज कंसर्न विद एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस। इकोनॉमी एज अ होल मतलब एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट पेज में है, मैंने टर्न कर दिया है कि माइक्रो को आप बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस एंड द मैक्रो इज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट। जब आप मैक्रो को अच्छे से पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई वी कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट। बट माइक्रो आपको अभी आ जाएगा, जैसे जैसे आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे, मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि पूरी माइक्रो को हम थ्योरी ऑफ प्राइस क्यों बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, मेन टूल्स जो आपका डिमांड वो माइक्रो में है, वो है नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई। नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई मतलब इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड मैक्रो में बात की जाएगी मेन टूल्स ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। प्लीज मेक श्योर, मैं बार बार एग्रीगेट पे बहुत प्रेशर कर रहा हूँ, माइक्रो मैक्रो को मिक्सअप मत कीजिएगा। माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल एक्टिविटी, मैक्रो का मतलब एग्रीगेट। ये एग्रीगेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड के हटते ही दोनों का सेंस बदल जाएगा। तो आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें मैक्रो में। मैक्रो में जो भी बात होगी वो एग्रीगेट लेवल पे होगी, लार्ज लेवल पे। एग्जांपल की बात करते हैं माइक्रो का, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल गुड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइस। एंड अगर हम बात करें मैक्रो की, तो इट्स द नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैक्रो के जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ये सब आपको भी नहीं आएगा। नेशनल इनकम जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आप इसको और बेटर तरीके से समझ पाएंगे, और इन सब पे इंडिविजुअल चैप्टर से आप पढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल चैप्टर भी है, कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। हर एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ यूज किया हायर स्टैंडर्ड में क्लास 12th में पढ़ेंगे। बट जो मैंने माइक्रो में यूज किया है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइस, ये सब आप अभी पढ़ पाएंगे कुछ टाइम बाद जब आगे हम बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट जो आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से, वो है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमी। यस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी इज डील विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भाई साहब सिंपल सा मतलब है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक वो इकोनॉमी है जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बात करे। किसके बारे में? पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। वहीं पे अगर मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक की बात करूं, तो वो डील करती है ओपिनियन पे। जब भी कोई इकोनॉमिक में प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, अगर उसमें कोई ओपिनियन दे रहा है तो हम उसको नॉर्मेटिव बोलेंगे। और कोई कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे प्रेजेंट की, चाहे फ्यूचर की, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंपली हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमी। बट उसी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें कोई अपनी ओपिनियन दे दे, तो वो बदल के क्या बन जाएगा? नॉर्मेटिव। क्या बन जाएगा? नॉर्मेटिव। तो आगे ध्यान देते हैं सेकंड पॉइंट पे, आपको और बेटर समझ में आएगा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव का सेकंड पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमी रिलेटेड टू विच वॉज व्हाट वुड बी। मतलब ये वही है, मतलब सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट की तरह ये है कि स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव जो आपकी इकोनॉमी है वो रिलेट करती है आपकी क्या है, क्या था, क्या हो सकता है, इस तरीके से चीजें। और स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमी व्हाट ऑट टू बी, क्या कर सकते हैं। मतलब मैंने फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नॉर्मेटिव में ओपिनियन आ गई, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमिक में, कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, उस पर ओपिनियन देता है कोई पर्टिकुलर पर्सन। जब ओपिनियन देता है तब उसमें ये बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं पॉजिटिव के। स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमी आर नॉट नेसेसरली आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दिस मे बी ट्रू और फॉल्स। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमी में जो भी कोई स्टेटमेंट हमने कहीं भी पर्टिकुलरली पढ़ी, सही है कि गलत हमें नहीं पता, वो ट्रू भी हो सकती है बट फॉल्स भी। बट वहीं पे अगर मैं नॉर्मेटिव की बात करूं, तो नॉर्मेटिव कैन नॉट बी टर्म एज अ ट्रू और फॉल्स, द स्टेटमेंट इन्वॉल्व ओपिनियन ओनली। नॉर्मेटिव में कोई सही गलत की बात नहीं करता है, जो भी चीजें चल रही है, चाहे वो सही लिखी हो चाहे गलत,
हमारा मुद्दा वो नहीं है, हमारा मुद्दा है कि हम उसको ओपिनियन देंगे कि उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, या अगर कोई चीज खराब हो रही है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, फैक्ट एंड फिगर्स आर वेरीफाइबल द ट्रूथ, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक में आपका फैक्ट बेटर करता है, फैक्ट एंड फिगर्स वेरिएबल के लिए मतलब मैटर करता है कि क्या फैक्ट है क्या वेरिएबल्स है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में आपका वेरीफाइबल नहीं होता, मतलब वो सीधा सिंपली ओपिनियन है। जब हम ओपिनियन की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी फैक्ट एंड फिगर की बात नहीं होगी, बट पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स फैक्ट एंड फिगर की बात चाहिए, बिकॉज हम किसी प्रॉब्लम के बारे में या कुछ भी जो देश में चल रहा है, चल रहा था या चल रहा है या आगे चलेगा, उसको देख रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें फैक्ट एंड फिगर चाहिए, बट नॉर्मेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमी डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। यस, मैंने पहले कहा कि पॉजिटिव इकोनॉमी आपकी कोई भी वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करती, बट नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियरली एक पॉइंट बोल दिया था कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज ऑल अबाउट ओपिनियन। आप जब भी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं तो वो होगा आपका नॉर्मेटिव। सिक्स पॉइंट, जैसे कि एग्जांपल है छोटा सा, जैसे मैंने लिख रखा है 21% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि 21% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं। अब ये सुनने में बहुत पॉजिटिव लग रहा है, अब इसके कुछ फैक्ट्स भी होंगे, फिगर भी होंगे, बट वी डोंट नो इट्स अ ट्रू और फॉल्स, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। सुनने में कुछ पॉजिटिव सा लग रहा है, जरूरी नहीं है, सुनने में कुछ नेगेटिव सा भी हो सकता है, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। बट पॉजिटिव का सिंपल मतलब है हम बस एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, वो सही भी हो सकती है और गलत भी। बट यहीं पे अगर मैं बात करूं नॉर्मेटिव की, तो फार्मर शुड ऑलवेज बी ग्रेटेड सब्सिडी टू इंश्योर फूड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। मैंने नॉर्मेटिव का एग्जांपल दिया कि जितने फार्मर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको रेगुलर बेसिस पे कैसी भी सब्सिडी प्रोवाइड होती रहनी चाहिए, ताकि जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको रिटर्न में मिले। तो ये है नॉर्मेटिव, ये जस्ट अ ओपिनियन। किसी इंसान ने ओपिनियन दिया कि भाई फार्मर को आपको देना चाहिए, सब्सिडी प्रोवाइड करो, क्योंकि वो बहुत हार्डवर्क करते हैं, वो इतना इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, तो उनको रिटर्न तो मिले। तो इट्स अ ओपिनियन। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्मॉल सा एक डिफरेंस। पॉजिटिव इज ऑल अबाउट समथिंग जो बता रहा है कि सिचुएशन क्या चल रही है, क्या थी, क्या हो सकती है, बट नॉर्मेटिव इज ऑल अबाउट ओपिनियन, इट्स ऑल अबाउट ओपिनियन। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्कार्सिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्कार्सिटी का मतलब क्या है। यहाँ लिखा है कि स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन when demand for a good exceed its supply even at a zero price। फिर से रिपीट करता हूं मैं, स्कार्सिटी एक वो सिचुएशन है जहां पे बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है बट स्टिल डिमांड है। तो जब भी किसी चीज की कमी होती है हम उसको क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर गुड एक्सीड इट्स सप्लाई इवन एट अ जीरो प्राइस। जीरो प्राइस पे, जब भी जीरो प्राइस है, सप्लाई बिल्कुल नहीं है, फिर भी लोग डिमांड करे जा रहे हैं, उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, उस कमी के वर्ड को हम बोलते हैं स्कार्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के हिसाब से, आपको समझना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। आगे आप जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें बहुत जरूरी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है समझना। मैं रिपीट करता हूँ, फिर से बोलता हूँ मैंने क्वेश्चन बोला व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज which have alternative uses to meet unlimited wants। Yes, मैंने बोला इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू मीट अनलिमिटेड वांट्स। मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं, मैंने 3 पॉइंट्स पर अंडरलाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको यूज करना बहुत जरूरी है। यही 3 रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के। पहला रीजन, रिसोर्सेज की बहुत कमियां हैं जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, और हमारी वांट जो है वो बहुत अनलिमिटेड है। ये 3 वजह है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने की। It is a problem of making choice in the presence of scarcity of resources which have alternative uses to meet unlimited wants। आई होप आपको क्लियर होगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की 3 वजह होने की। एक तो रिसोर्सेज बहुत कम है हमारे पास, जो है भी उसके बहुत यूजेस है, समझ में नहीं आता कौन सा रिसोर्सेज किस वक्त कहाँ यूज किया जाए और कितना अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। तीसरा, जो हमारी वांट्स है वो कभी खत्म ही नहीं होती। नेक्स्ट वन, what do you mean by economizing the use of resources? Economizing use of resources आपका क्या है? Economizing use of resources का मतलब है economizing use of resources
means that resources are to be used in a manner such that maximum output is released per unit of output. It also mean optimum utilization of resources. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्वेश्चन बोला व्हाट डू मीन बाय इकोनोमाइजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि इकोनोमाइजिंग तरीके से हम जो रिसोर्सेज का यूज करते हैं उसका मतलब क्या है। भाई इसका सिंपल सा मतलब है कि आप रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें या इस मैनर से यूज करें कि वो प्रॉपर मैक्सिमम आउटपुट पे यूटिलाइज हो और प्रॉपर उसका यूज हो, वेस्ट ना हो बिल्कुल। उसी को बोलते हैं इकोनोमाइजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज। 1 मार्क्स का है, सिंपल सा क्वेश्चन, कभी कभी बेसिक चीजें पूछ लेते हैं। सो मैं एक्सप्लेन आपको करता जा रहा हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप अच्छे से चैप्टर को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज। अगेन सेम क्वेश्चन ही जो मैंने अभी बताया उसी का एक सिमिलर क्वेश्चन है, व्हाई डज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस। रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू आवर वांट्स, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मैंने 2 पॉइंट्स आपको पहले ही बताए थे। हम क्यों नहीं कर पाते किसी चीज में चॉइस, उसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण है आपका, पहला रीजन है रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। किस रिलेशन से? आपकी वांट से। भाई आपकी वांट्स इतनी ज्यादा है और रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हर एक इंसान के इंडिविजुअल वांट हर बार पूरी की जा सके। और दूसरा, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ओवरऑल इस चैप्टर में अगर मैं डिस्कस करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे यही है। मैंने जो हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बनाए थे जो बहुत इजी लैंग्वेज में है, जो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है हर वो स्टूडेंट जो बहुत अच्छा भी है पढ़ाई में बट बहुत वीक भी है, या जिसको अभी इनिशियली इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा होगा इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में, होपफुली उसे भी आएगा। बिकॉज बहुत इजी लैंग्वेज थी, बहुत बेसिक लैंग्वेज थी, आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट साथ ही साथ मैंने आप ही की बुक जो टीआर जैन आप नॉर्मली यूज करते हैं, टीआर जैन संदीप गर्ग, उसको भी फॉलो अप किया है मैंने अपनी इस वीडियो में, जिसमें इस क्वेश्चंस के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं वो क्या क्या है मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। वैसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने स्किप किया है आपके साथ। जितने क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाए हैं वो बिल्कुल कंप्लीट है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। बट हाँ, उसी से मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट 11th में 12th में पढ़ते हैं उसका लेवल अब बढ़ेगा 10th से 11th में आने के बाद। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आएंगे, घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है डिफाइन इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन इकोनॉमिक्स। इसका मैं आंसर आपको पहले ऑलरेडी अपने नोट्स में दे चुका हूँ, आपको वो नोट डाउन करना है, आपको एक बार पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके एक बार वो नोट्स देख सकते हैं, वो आपको वहां पे इजिली मिल जाएंगे। बट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यहाँ पे भी एक डेफिनेशन है, मैं फिर भी बोल देता हूँ। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट रिलेट टू यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट individuals maximize their economic gain at the micro level and the society maximize its welfare. सेम मीनिंग, अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर सेम चीज को अपनी लैंग्वेज में समझाता है। यहाँ पे यही कह रहा है कि इकोनॉमिक एक वो मैटर है जहाँ पे हम स्कार्स रिसोर्सेज का यूज करते हैं इस तरीके से कि इंडिविजुअली हर एक इंसान इकोनॉमिक को गेन करा सके माइक्रो लेवल पे और सोसाइटी भी मैक्सिमाइज करे मैक्रो लेवल पे। सेम मतलब है, मतलब घुमा फिरा के एक ही बात है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट देयर लिवलीहुड फॉर लिविंग। जीने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, जिसके लिए हमारा माइक्रो लेवल मतलब हमारा इकोनॉमिक भी गेन करे, हमारा सोसाइटी भी मैक्सिमाइज करे। अब जब मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स वो मैक्रो लेवल पे होगा क्योंकि सोसाइटी में इंडिविजुअल कोई नहीं आता, हम सब आते हैं। बट जब मैंने बोला इंडिविजुअल तो ऑफकोर्स वो माइक्रो लेवल होगा, तो सेम मीनिंग है। सेकेंड है स्कार्सिटी, सेम मीनिंग, डिफाइन स्कार्सिटी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। द थर्ड वन इज what is mean by economic problem, and the fourth one state the two characteristics of resources। two characteristics of resources में भी आपका यहाँ पे यही लिखा है, resources are scarce in relation to our wants। अभी जस्ट मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया, and the resources have alternative uses। मैंने आपको कहा कि से जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं इट्स कंप्लीटली सफिशिएंट, वो सारे क्वेश्चन के मिक्सअप है। बट उसके अलावा भी मन में बच्चों के होता है कि कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, तो उसके लिए भी मैंने साथ साथ आपके बुक्स के ही क्वेश्चंस डाले हैं कि आपको दिख जाए कि क्वेश्चन का फॉर्म बदल सकता है बट आंसर और कॉन्सेप्ट वो सेम है जो आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आप मेरी वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, चाहे वो अपने किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये मैं आपको भी जस्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट what is the problem of choice, same question। why does the problem of choice arise, same question। what is the problem of resources allocation, same question। what do you mean by economy, same question। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैं डिफरेंस दे चुका हूं। सो आई होप मुझे इंडिविजुअल कराने की जरूरत नहीं है। देखिए
एक टीचर का काम ही यही होता है कि वो बुक से कम नोट्स बना के सब कुछ कंप्लीट करे। अब बुक्स में तो उन्हें बुक बुक भरनी है, तो वो जो पढ़ा दिया उसके अलावा एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से देंगे। बट अगर मैं वैसे ही अगर एक एक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन बनाने लगा तो आपके लिए कितना टफ हो जाएगा, मेरे लिए भी कितना टफ हो जाएगा एक वीडियो अपलोड करना, एक वीडियो बनाना कम से कम टाइम में। तो आई होप आप भी समझ रहे होंगे कि मैं जो भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ वो सफिशिएंट और कंप्लीटेड है। नेक्स्ट, गिव टू एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैं दे चुका हूँ आपको। गिव टू एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ मैक्रो स्टडीज, सेम ही चीज है, वेरिएबल बोलो चाहे स्टडीज बोलो, बट फिर भी अगर जब मैं इकोनॉमिक स्टडी की बात कर रहा हूँ मैक्रो, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड नेशनल इनकम आ गई। बैलेंस ऑफ पेमेंट और नेशनल इनकम क्या है, ये आप हायर स्टडी में 12th में पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल चैप्टर है। अभी इसको डिस्कस करना बिल्कुल बेकार है, आपको समझ में भी नहीं आएगा और अभी आपकी कोई यूज का भी नहीं है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, सेम क्वेश्चन। पॉजिटिव नॉर्मेटिव, सेम क्वेश्चन। एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव नॉर्मेटिव, सेम क्वेश्चन। उसके बाद है कुछ बेसिक क्वेश्चन और है, मैंने इसमें डाले हैं जो जो बुक्स में थे। लाइक हम डिस्कस कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। इसका आंसर है फॉल्स। ऑफ कोर्स वो रिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत इंटरडिपेंडेंट है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, स्कार्सिटी एग्जिस्ट इवन व्हेन सर्टेन गुड्स आर अवेलेबल एट जीरो प्राइस। ट्रू, स्कार्सिटी एग्जिस्ट। मैंने आपको जब अभी स्कार्सिटी का वो डेफिनेशन बताई थी तो मैंने लाइन पर्टिकुलरली मेंशन की थी, अंडरलाइन भी की थी कि जीरो लेवल पे भी जब बिल्कुल सप्लाई नहीं होता बट फिर भी डिमांड हो रही है तो उसी का मतलब है स्कार्सिटी। थर्ड, अ फ्री मेडिसिन गिव्स टू द पेशेंट इन हॉस्पिटल इज नॉट अ स्कार्स कमोडिटी। फॉल्स। Although medicine is available at zero price, yes, it's a scarce commodity because it involves some opportunity cost. अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आप इस क्वेश्चन में बस ये समझो, वो कह रहा है कि अगर मैं किसी को फ्री मेडिसिन दे रहा हूँ किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में, क्या वो स्कार्स कमोडिटी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, वो स्कार्स कमोडिटी है क्योंकि मैं उसको मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो उसकी भी कमी कभी ना कभी हो सकती है। लैक ऑफ स्कार्सिटी इंप्लाइज द लैक ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ट्रू भाई, अगर स्कार्सिटी है तो उसका एक रीजन है लैक ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर लैक ऑफ स्कार्सिटी है तो लैक ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होगी, स्कार्सिटी नहीं है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। कमी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी अराइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर वाज नो चॉइस इन रिसोर्सेज एलोकेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स वुड नॉट हैव बीन एग्जिस्ट। यस, अगर रिसोर्सेज को एलोकेट करने का चॉइस ही नहीं होती तो ऑफ कोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स भी नहीं होती, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक जो हम पढ़ रहे हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूज या लिमिटेड वांट्स। आप जितने आगे लॉस पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स हायर चैप्टर्स पढ़ेंगे, डिमांड सप्लाई, जो भी चैप्टर्स आप आगे पढ़ेंगे आप समझेंगे कि जो बेसिक चीजें हैं कहाँ का इंटरलिंक कर रही है। तो ऑफ कोर्स यस, इसका आंसर ट्रू है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑफ कोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली स्कार्स ऑल द टाइम। यस, बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है सारे रिसोर्सेज की कमी हो, कुछ रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, कुछ रिसोर्सेज हमारे पास पूरे फुल अवेलेबल है। प्रॉब्लम ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज मीन सेविंग द रिसोर्स ऑफ फ्यूचर यूज। यस, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, इसका यही मतलब है, मैंने इसका मतलब भी आपको ही बताया। इकोनॉमाइजिंग तरीके से आप यूज करेंगे रिसोर्सेज को तो फ्यूचर जनरेशन को भी आप ये जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं वो उनको मिल पाएगा, लाइक वो कुछ भी हो। प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन वुड नॉट अराइज इफ रिसोर्सेज हैड नो अल्टरनेटिव। यस, बिल्कुल सही बात है, कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन पैदा ही नहीं होता अगर अल्टरनेटिव यूज का कोई टेंशन ही नहीं होती। इफ रिसोर्सेज हैड नो अल्टरनेटिव यूज है तभी तो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन है। आई होप आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन को। मैं फिर से बोलता हूँ कि अल्टरनेटिव यूज अगर नहीं होता तो प्रॉब्लम भी नहीं होती, अल्टरनेटिव यूज ही तो है। मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अराइजेस ड्यू टू अल्टरनेटिव यूजेस टू मीट अनलिमिटेड वांट्स having scarcity resources. Next, microeconomic does not deal with aggregate. Microeconomic does not deal with aggregate. False. Microeconomic deal with aggregate of economic issue related to small economic. Of course वो aggregate level पे बात करता है, but small level पे बात करता है, aggregation of individual demand की बात करता है, aggregate of as a whole बात नहीं करता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट नहीं आता, एग्रीगेट आता है, पर जब एग्रीगेट आता है इंडिविजुअल लोगों को इकट्ठा करते हुए, इंडिविजुअल चीजों की बात करते हो, इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हो। बट एग्रीगेट जब मैं मैक्रो की बात करूंगा तो एज अ होल आएगा, एज अ पूरा कंट्री, एज अ सब कुछ मिलाकर, एज अ होल। 10th, पॉजिटिव स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। फॉल्स, मैंने पहले आपको कहा था, आई होप आपको याद आ रहा हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ ट्रूथ ही होगी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऑफर सजेशन और ओपिनियन। यस, ट्रू। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब देखिए सिंपल सा मतलब है, कोई पूछे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब है कि इकोनॉमिक्स में जो चीजें चल रही हैं चाहे वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की हो उसके बारे में बात करना।
बट वहीं पे अगर नॉर्मेटिव की बात आएगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव से ही उठकर आया है, बस बस इतना ऐड हो जाएगा कि उसमें ओपिनियन आपको देनी है, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है, कैसी चीजें इंप्रूव हो सकती है, कैसी चीजों को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is a positive statement that Virat Kohli is a good batsman as he has scored highest number of centuries in test. Yes, मैंने आपको पहले कहा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सुनने में बहुत पॉजिटिव लगेगा, इट कैन बी वेरीफाइड आल्सो। मैंने एक वेरीफाइड वाला पॉइंट भी आपको मेंशन किया था कि पॉजिटिव इकोनॉमी वेरीफाइड हो सकता है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर, बट नॉर्मेटिव इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर। हम जो देख रहे हैं उसकी ओपिनियन देंगे, चाहे सही हो चाहे गलत, हमें मैटर नहीं करता। हमने कोई चीज देखी, चाहे वो सही है चाहे गलत, हम अपनी ओपिनियन दे देंगे, उस ओपिनियन को देने को हम बोलते हैं आपका नॉर्मेटिव। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, आपके टीआर जिन में अवेलेबल है, आप एक बार उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन है, हॉर्सन एप्लीकेशन में भी एक्सप्लेन हाउ स्कार्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। इस सिंपल इसका मतलब यही है कि आपका स्कार्सिटी एंड चॉइस कैसे साथ में चलते हैं। देखिए रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स बट ऑल्सो हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज सिर्फ कमी ही कमी है, सिर्फ रिसोर्सेज की ही कमी है इस वजह से दिक्कत आ रही है ना, सोर्सेज की कमी के साथ साथ उसको ऑल्टरनेटिव यूजेस है, ये बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि एग्जांपल, लैंड कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग व्हीट और फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेयर हाउसेज आल्सो और फैक्ट्री आल्सो। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, एग्जांपल बहुत अच्छा है कि भाई लैंड का यूज जरूरी थोड़ा मैं प्रोडक्टिविटी में यूज करूंगा, अपना मकान बना सकता हूँ, मैं अपनी फैक्ट्री डाल सकता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या चीज करनी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो। अब एक तो रिसोर्सेज की कमी, लैंड मेरे पे लिमिटेड है, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा लैंड है, और लैंड की कमी भी है प्लस वो उसका ऑल्टरनेटिव यूज भी है। अब मुझे करने, मान के चलिए मुझे कोई दो चीज करनी है, तो हाउ इज इट पॉसिबल मैं एक ही लैंड पे दो चीज कर सकता हूँ, फुली यूटिलाइज कर सकता हूँ। दोनों करता भी हूँ तभी मुझे वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो मैं सोच के चल रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा दो चीज में, थोड़ा सा फैक्ट्री बना दी, थोड़ा सा उसको प्रोडक्शन में डाल दिया, बट ऐसे काम नहीं बनेगा। Therefore, hence the problem of choice is the essence of economic problem. However, if resources were not scarce, not could have anything anytime, and there would be no problem of choice. Simple यहाँ पे ये कह रहा है, मान के चलिए अगर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता ही नहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, तो ऑफ कोर्स रिसोर्सेज की स्कार्स भी नहीं होती, स्कार्स नहीं होती तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी नहीं होती। मतलब ए टू जेड दोनों चीजें इन शॉर्ट में कहने का मतलब है इंटरलिंक्ड है। सेकंड क्वेश्चन, इकोनॉमी इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंट स्कार्सिटी। देखिए सेम क्वेश्चन बार बार, आई होप आप इसका आंसर दे सकते हो। इट विल डिपेंड ऑन द मार्क्स। एक मार्क्स में पूछो तो एक मार्क्स के हिसाब से लिखिए, 3 मार्क्स का पूछे 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, जैसे भी पूछेंगे आपको उसी चीज को थोड़ा सा एलोबरेट करके एक्सप्लेन कर देना है, एंड यू हैव टू गिव सम एग्जांपल आल्सो, सो दैट जो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन चेक कर रहा है, आपको पढ़ रहा है, आपका आंसर वो अट्रैक्ट हो। और आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज का प्रॉपर यूज करें, इकोनॉमिकल टर्म्स यूज करें और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करें, फालतू चीजें नहीं लिखनी। ज्यादा बड़ा आंसर लिखने से इकोनॉमिक्स में कभी मार्क्स नहीं मिलते, इकोनॉमिक्स में सही करेक्ट करेक्ट लैंग्वेज और इकोनॉमिकल टर्म्स का यूज करने से ही मार्क्स मिलते हैं। ये आप चीज स्टार्टिंग में ही अपने माइंड में रख लें। नेक्स्ट, स्टेट द फंडामेंटल फैक्ट। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट द फंडामेंटल फैक्ट दैट हैज लीड टू इमर्ज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर से सेम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलने का तरीका देखिए। अब जो डीपली नहीं पढ़ रहा, जो समझ के नहीं पढ़ रहा, जो सिर्फ रट रहा है, जो सिर्फ सोच रहा है नहीं यार मैं तो रट लेता हूँ बड़ा आसान सा है, वो कभी आंसर नहीं दे पाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेट द फंडामेंटल फैक्ट दैट हैज लीड टू इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऐसे फंडामेंटल फैक्ट बताओ जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ता है। क्या था इसमें ऐसा जो आपको लगता है कि यार आउट ऑफ द सिलेबस है, ये टीचर ने नहीं पढ़ाया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, उसका आंसर भी वही है जो मैं कम से कम 3 टाइम्स एक ही क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ। द रिसोर्सेज हैव स्कार्स एंड द रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब रिसोर्सेज की कमी है और वही रिसोर्सेज जिनकी कमी है उनको ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। नेक्स्ट, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी क्वेश्चन में है आपका कि डिफाइन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, यू नो दैट। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड द मार्केट इकोनॉमी का डिफरेंस क्या है, यू नो दैट। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, पहला फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। देखिए आप देख पा रहे हैं माइक्रो एंड मैक्रो क्वेश्चन रिपीटेडली रिपीट हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं जिस तरीके से मेरे से हो सका इजी से इजी लैंग्वेज में देने का मैंने ट्राई किया और मैंने दिया भी है। इससे इजी कुछ नहीं है, आपको इतना तो इकोनॉमिकल वर्ड्स एंड टर्म्स का यूज करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें और अपने लैंग्वेज में बना के लिखिए। अपने लैंग्वेज में बना के लिखिए, कोई इशू नहीं है, बट आप वो मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आप सोच के चल रहे हैं। कहने को तो आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, बट आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने और उतने भी नहीं मिले जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको क्लियर लिखना है, साफ लिखना है और ऐसा लिखना है जो बिल्कुल ही टीचर को पढ़ती जो वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में उसको समझ में आ जाए। आई होप आपको चैप्टर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे चैप्टर 1 में सिर्फ इतना ही है कि क्या इकोनॉमी है, इकोनॉमिक कितने तरीके की है, माइक्रो मैक्रो का इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है,
पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है आपकी, साथ ही साथ आपका स्कार्सिटी क्या है, इकोनॉमिक ऑफ प्रॉब्लम क्या है, और इकोनोमाइजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या है, एंड द लास्ट वन हाउ द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस अराइजेस। कुछ 5 to 6 क्वेश्चन है पूरे फर्स्ट चैप्टर में जो बेसिक है। आपको बेसिक समझ में आएगा तो आप सेकंड चैप्टर में आ पाएंगे, सेकंड आएगा तो थर्ड में आ पाएंगे। हर एक चैप्टर इंटरलिंक है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दूसरे पे डिपेंड है। इंटरलिंक कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहला अच्छे से पढ़ेंगे तो दूसरे में कंसंट्रेशन अच्छा होगा, दूसरा अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे तो तीसरे में कंसंट्रेशन अच्छा होगा। तो इट्स ऑल अबाउट आपका कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करना, और आपको अपना इंटरेस्ट जो आपका बढ़ना चाहिए आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपनी इको को लेकर, वो कैसे इंक्रीज करना है। तो उसका एक सिंपल सा फंडा है कि समझ के पढ़े, अच्छे से पढ़े, और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं लैंग्वेज रट सकता हूँ, मैं आंसर रट सकता हूँ, तो आपकी मर्जी है। मेरा आपको सजेशन नहीं है कि अच्छे से पहले समझें, समझ पाओगे तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा फिरा क्या है आप आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आज के लिए इतना ही।